वेलकम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर से साहिब की स्टोरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी चैप्टर से मुकेश की स्टोरी। तो चलिए जानते हैं मुकेश कौन है। मुकेश बिलोंग्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार का बच्चा है एंड हिज फैमिली लिव्स इन फिरोज़ाबाद, और उसका परिवार फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद जो कि हमारे इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। चैप्टर में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी फिरोज़ाबाद में लगभग हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है और उन्हीं परिवारों में से एक परिवार से मुकेश बिलोंग करता है। इस स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, साहिब की स्टोरी जिस बात पे ख़त्म होती है वहीं से मुकेश की स्टोरी को शुरू किया गया है, इन दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। साहिब की स्टोरी पूरी होती है इस बात पे कि ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा है, क्योंकि चाय की दुकान पे काम करने लगता है। अपनी मर्ज़ी का काम नहीं है, वो उसको पसंद नहीं है वहाँ काम करना। लेकिन दूसरी ओर ऐसी ही गरीबी और ऐसी ही चाइल्ड लेबर का शिकार मुकेश क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। यानी साहिब ने अपनी उम्मीदें खो दी हैं, उसके सपने एक तरह से धूमिल हो गए हैं, लेकिन मुकेश अभी भी कुछ बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। तो ये दोनों बच्चों में डिफरेंस है जो हमसे पूछा जा सकता है एक इंटरनल, एक एडिशनल क्वेश्चन के रूप में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। हिज ड्रीम्स, अब देखो फिर लेखिका कहती है कि वो बनना चाहता है, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, अपने इस ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग कुछ करके दिखाना चाहता है, लेकिन हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेश, लेकिन उसका ये सपना, मोटर मैकेनिक बनने का सपना, लूम्स प्रतीत होता है लाइक मिरेश। मिरेश यानी एक तरह से इल्यूजन, हिंदी में कहते हैं मरीचिका। अक्सर सड़क पर जाते हैं तो दूर देखो पानी सा दिखाई देता है, गर्मी में धूप निकली होती है तब, तो वो जो पानी थोड़ी होता है वो एक इल्यूजन होता है, उसी को मिरेश कहते हैं, मरीचिका। तो लेखिका कहती है कि ये बनना तो चाहता है बच्चा, लेकिन इसका सपना मुझे एक इल्यूजन जैसा लगता है, क्योंकि जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है शायद ही वो ऐसा कर पाए। अब कंडीशन ऑफ फिरोज़ाबाद कैसी है, जैसे हमने प्रीवियस स्टोरी में कंडीशन ऑफ सीमापुरी पढ़ा था, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी था, उसी तरह से कंडीशन फिरोज़ाबाद की कैसी है देखिए। स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां हैं, चॉक्ड विद गार्बेज, कचरे के ढेर से अवरुद्ध। होम्स आर होवेल्स, यहाँ पर जो इन चूड़ी बनाने वालों के घर हैं वो ऐसे हैं जैसे कि होवेल्स यानी छोटे छोटे बिल हों। क्रम्बलिंग वॉल्स, वुबली डोर्स, नो विंडोज़, इनके घरों की दीवारें, क्रम्बलिंग यानी दरारें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई दीवारें हैं। वुबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज़, इनके घरों में कोई खिड़कियां तक नहीं लगी हुई है, यानी बहुत बुरी हालत है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, फैमिलीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट टुगेदर, छोटे छोटे घरों में जानवरों के परिवार और इंसानों के परिवार एक साथ रहते हैं, यानी इनके पास जगह नहीं है, उस थोड़ी सी जगह में जानवरों को भी रखते हैं, खुद भी रहते हैं, और प्राइमल स्टेट में प्राचीन तरीके से रह रहे हैं। तो एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि फिरोज़ाबाद की कंडीशन भी बहुत बुरी है, ये भी एक स्लम जैसा एरिया है। कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, अब इन चूड़ी बनाने वालों की कंडीशन कैसी है, इनकी फाइनेंशियल, इनकी सोशल कंडीशन कैसी है देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल, टॉयल यानी मेहनत, लेखिका कहती हैं कि इतने वर्ष की मेहनत करने के बाद भी, और वर्ष नहीं इनकी पीढ़ियां ये काम करते आ रही है, तो इतनी जनरेशन्स तक एक ही काम करने के बाद दे हैव फेल्ड, ये सारे बैंगल मेकर्स फेल हो गए हैं, असफल रहे हैं दो चीज़ों में। पहली चीज़ रिनोवेट हाउस, उनके अपने घर को रिनोवेट यानी उसका नवीनीकरण करने में भी असफल रहे हैं। एंड एजुकेट देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने तक में ये असफल रहे हैं। दे एक्सेप्ट एवरीथिंग इन द नेम ऑफ गॉड और डेस्टिनी। लेखिका मुकेश की दादी माँ से बात कर रही होती है, तो मुकेश की दादी माँ अपने बेटे, अपने परिवार की गरीबी के बारे में कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, कि ये इसका कर्म है, हमारी तकदीर ही ऐसी है, हमारी तकदीर में ही गरीबी लिखी हुई है। यानी ये चूड़ी बनाने वाले
हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान और तकदीर के नाम पर। यानी इनमें इनिशिएटिव करने की, कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की और इस गरीबी से उठने की इच्छा शक्ति ही नहीं रही है। लूज देयर आई साइट ड्यू टू द डार्क एंड डस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, आगे भी रिपीट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो काम कर रहे बच्चे हैं, बड़े हैं, इन में से लगभग की आंखों की रोशनी चली जाती है बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, यानी वयस्क बनने से पहले ही। क्यों? क्योंकि दे हैव टू वर्क इन द डार्क एंड डिंजी सेल्स, वो जहाँ पर फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, जहाँ पर कांच की ढलाई की जाती है, वहाँ पर इनको काम करना पड़ता है जहाँ अंधेरा होता है, देयर इज़ नो लाइट, एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क इनसाइड देन द लाइट आउटसाइड। बाहर के प्रकाश की तुलना में अंदर के अंधेरे से इनकी आंखें ज़्यादा एडजस्टेड हैं, यानी समायोजित हो चुकी हैं। इसलिए जब वो बाहर आते हैं तो उनकी आंखों पर प्रेशर पड़ता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, फ्रॉम द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बैंगल्स, चूड़ियों को पॉलिश करने की जो डस्ट होती है, उस डस्ट से भी इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वयस्क बनने से पहले ही ये अंधे हो जाते हैं, इनकी आई साइट वीक हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ता है। और इसके बाद में ऐसे हालातों में अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क नियर फर्नेसेस। ये इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक शहर में 20,000 तो केवल बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और ये इनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि ये इलीगल है, क्योंकि वो अनपढ़ है, सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर कानून लागू कर दिया जाए तो ऐसे सभी बच्चों को कानून बाहर निकाल सकता है, उनको सज़ा मिल सकती है। लेकिन बस ये पेरेंट्स इन 20,000 बच्चों से काम करवाए जा रहे हैं ऐसी फर्नेसेस यानी भट्टियों के पास जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लाइट नहीं होती प्रॉपरली, एयर हवा भी यहाँ पर ठीक से नहीं होती। तो इस तरह से बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में इन बच्चों को काम करना पड़ता है एंड दे हैव टू वर्क। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनकी पीढ़ियाँ ये काम करते आई हैं और वयस्क बनने से पहले ही वो बोझ बच्चे पर भी लाद देती हैं। उसके बाद में ऐसी गरीबी का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर पॉवर्टी एंड देयर दिस मिजरेबल कंडीशन? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्न इन द कैस्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि वो चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से उन पर एक कलंक लग गया है चूड़ी बनाने वालों का, और वो दूसरा कुछ काम कर ही नहीं सकते। दे नो नथिंग बट मेकिंग बैंगल्स, उनको चूड़ी बनाने के अलावा कुछ करना आता ही नहीं, इसीलिए वो इस गरीबी से निकल नहीं पा रहे हैं। एक और रीज़न है कि नो मनी टू डू एनीथिंग एल्स, अगर उनको कुछ करना आए भी तो उनके पास कुछ और करने के लिए पैसा नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में एक और बहुत बड़ा रीज़न है, और एक अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग आंसर में भी ये इंक्लूड होता है, कि दे आर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, यानी बिचौलियों के एक बुरे चक्र में। विशियस का मतलब तो बुरा, कुचक्र, एक कुचक्र में वो फंस चुके हैं। इसमें कई नाम आते हैं, पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के यानी ऑफिसर्स के, कीपर्स ऑफ लॉ यानी लॉयर्स के, साहूकारों के, पुलिसमैन के। ये सारे के सारे लोग जो हैं इनको मजबूर करते हैं, ये सारी फोर्सेस एक तरह से काम करती हैं इनको ऐसी गरीबी में रहने पर। ये कहते भी हैं कि इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग एल्स, हम कुछ करने की कोशिश भी करें, पुलिस होल, बीट एंड ड्रैग अस टू जेल, यानी पुलिस वाले हमें पीटते हैं और घसीट कर जेल ले जाते हैं फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में हमें सज़ा दी जाती है। तो एक तरह से देखें तो ये बहुत ही बुरी तरह से चारों तरफ से फंसे हुए हैं। एंड देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें ऐसा कोई नेता भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके, उनको पॉलिटिकली सपोर्ट कर सके। इन सारी वजहों से इन बैंगल मेकर्स की ये हालत है। अब लास्ट में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें बताना बहुत ज़रूरी है कि लेखिका ये कहती है अनीश जंग कि ऐसे हालातों में जब मुकेश के मन में मैं एक उम्मीद की किरण देखती हूँ, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ होप इन मुकेश हु वांट्स टू बी समथिंग, आई एम चीयर्ड। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे हालातों में भी एक बच्चा है जो कुछ बनना चाहता है, उसकी उम्मीदें अभी तक बची हुई हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है। अगर उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो वो सच में ऐसा कर सकता है। तो ओवरऑल ये दो स्टोरीज़ थी जिनमें हमने पढ़ा
कि चाइल्ड लेबर एक बहुत ही बड़ा ईविल है हमारी सोसाइटी का, और पॉवर्टी के कारण लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को काम पर एम्प्लॉय करते हैं, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनको जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स होती हैं बचपन में जो बच्चे को मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। और पर्टिकुलरली इस स्टोरी में तो अनीस जंग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाती हैं कि वो सब इन लोगों को मजबूर करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, बल्कि उनको करना चाहिए क्या कि उनको आगे आने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल्स खोलने चाहिए, उनको न्यूट्रिशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ अनीस जंग ने अपनी इस बुक में लिखी हैं, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में। So that was the story, and let's move on to the question answers, and here they are. First question is, what is Mukesh's ambition? Can it be realized? यानी मुकेश की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या इसे वो पूरा कर सकता है? आंसर है, मुकेश's ambition is to become a motor mechanic. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, but the author says that, लेकिन लेखिका ये कहती है कि his dream looms like a mirage. उसका सपना एक झांसे की तरह दिखाई देता है, ड्यू टू हिज फैमिली बैकग्राउंड, उसके परिवार की पृष्ठभूमि की वजह से। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ हिज फैमिली बिजनेस, अपने परिवार के बिजनेस से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होगा, एंड रियलाइज हिज ड्रीम, और अपने सपने को पूरा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान की दी हुई वंशावली कभी भी तोड़ी जा सकती है? हु सेज सो एंड वाई? थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, कौन कहता है और क्यों? तो आंसर है, मुकेश's grandmother says that their business of making bangles is ordained by God. ये मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये जो चूड़ी बनाने का व्यापार है ये भगवान का दिया हुआ है। She considers it as a lineage. वह इसे भगवान की दी हुई वंशावली मानती है, which they cannot break, जिसे वो तोड़ नहीं सकते। In a way, एक तरीके से, she accepts everything in the name of God or destiny. वह हर चीज़ को भगवान या तकदीर के नाम पे स्वीकार कर लेती है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। नुकसान बताने हैं हमें कांच ढलाई उद्योगों में काम करने के। द बैंगल मेकर्स हैव टू वर्क नियर द फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, यानी उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास काम करना पड़ता है उन्हें। देयर इज़ नो लाइट एंड एयर, प्रकाश और हवा वहाँ होते नहीं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, और इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दे ऑल्सो लूज आई साइट फ्रॉम द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स, और चूड़ियों को पॉलिश करने की धूल से वो अक्सर अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। व्हाट डज अनीस जंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट? यानी इस स्टेटमेंट से क्या अर्थ है? तो ये दोनों चीजें एक तरह से सिंबलिक हैं। द बैंगल्स इन हर रिस्ट्स सिंबलाइज कंपल्जन, उसके कलाइयों की चूड़ियाँ कंपल्जन यानी बाध्यता या मजबूरी को सिंबलाइज करती हैं। द वुमेन हैव टू कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, महिलाओं को भी ये व्यापार करना पड़ता है। नो लाइट इन हर आइज इंडिकेट्स द हार्म्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, और उसके आंखों में रोशनी नहीं है, ये इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि कांच ढलाई उद्योग में काम करने के क्या क्या नुकसान होते हैं जो झेलने पड़ते हैं उन लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, What happens when the bangle makers try to organize themselves into a cooperative? क्या होता है जब वो अपने आप को अपने अधिकारों के लिए संगठित करने की कोशिश करते हैं? When the bangle makers try to organize themselves, जब वो अपने आप को संगठित करने की कोशिश करते हैं अपने अधिकारों के लिए, for their rights, पुलिस beat them up, पुलिस उनको पीटती है, and drag to jail, और जेल घसीट कर ले जाती है, for doing something illegal, कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में। They are trapped in a vicious circle of the middlemen, और वो बिचौलियों के एक बुरे चक्र में फंसे हुए हैं। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 हैं जो लगभग सिमिलर से आंसर है इनके, इसलिए हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मेंशन द सर्कमस्टेंसेस विच फोर्स द बैंगल मेकर्स टू लिव इन पॉवर्टी या इन प्राइवेट स्टेट, यानी वो रीजंस बताने हैं जिनकी वजह से वो गरीब हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स मेंशन्ड बाय अनीस जंग इन द लेसन, और वो 2 प्रकार के संसार बताने हैं जो अनीस जंग ने बताए हैं। तो वो 2 प्रकार के संसार जो हैं वो वही रीजंस हैं जिनकी वजह से वो लोग गरीब हैं। तो अलग अलग पैराग्राफ्स में हमने वो एक्सप्लेन किया है, और शुरुआत में हमने उनकी एक तरह से कंडीशन बताई है। अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए, जो हमने पॉइंट्स में पढ़ा वही है। ओके, इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 3 है, जो चाइल्ड लेबर के बारे में आपके व्यूज पूछे हैं, जो इस चैप्टर के बाहर से आपको लिखना है, तो आई थिंक उस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसका भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो ये अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।